हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम फंक्शन ऑफ किडनी को अच्छे से समझेंगे कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से यूरिन बनती है, यूरिन जो होती है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, यूरिन का आउटपुट किस तरीके से रेगुलेट होता है, मतलब कब यूरिन ज्यादा बनती है, कब कम बनती है। ऑस्मो रेगुलेशन भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और आर्टिफिशियल किडनी के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बेसिकली इसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से यूरिन का प्रोडक्शन होता है किडनी में, किस तरीके से किडनी यूरिन को फॉर्म करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ द किडनी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन जो बनती है किडनी के अंदर, वो उसके दो स्टेप होते हैं, मेन दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इस स्टेप में बहुत तेज प्रेशर में चीज फिल्टर होके आती है। ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन से पता चल रहा है कि इस स्टेप में जो अच्छी चीजें हैं वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाती होंगी। ठीक है ना, तो इसी को हम ढंग से देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? आपको पता है कि जो ब्लड लेके आती है किडनी में उसको रीनल आर्टरी कहते हैं। ये जो रेड वाला दिख रहा है ये रीनल आर्टरी है। ये रीनल आर्टरी जब आती है ये तो ये डोर्सल आउटर जब आता है तो एक ही किडनी में ये रीनल आर्टरी में ब्रांच आउट हो जाती है ना, ये ब्रांच हो रही है। एक राइट किडनी में चला गया ब्रांच और एक लेफ्ट किडनी में ब्रांच चली गई इसकी रीनल आर्टरी की। जब रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होती है तो आप देखिए इस तरीके से बहुत सारे फाइन फाइन ब्रांचेस में टूटती चली जाती है, और एकदम फाइन ब्रांच में ये पहुंच जाती है, और फिर ये नेफ्रॉन के अंदर एंटर करती है एज अ एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है ना, तो सोचो ये पहले इतनी पतली थी और फिर ये ब्रांच आउट होके और पतले पतले आर्ट्रियोल्स में टूट गई, और फाइनली जब वो ये नेफ्रॉन के अंदर आई तो नेफ्रॉन के अंदर ये एफरेंट आर्ट्रियोल के रूप में आती है। तब ये जो आर्टरी है ये और भी फाइन ब्रांच हो चुकी होती है, मतलब इसका जो डायमीटर होता है बहुत कम हो जाता है। फिर ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर घुसने के बाद ये फर्दर ब्रांच आउट होके ये और महीन कैपिलरीज में टूट जाती हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब ब्लड इसमें इन एफरेट आर्ट्रियोल में जब ट्रैवल करता है तो ब्लड बहुत ज्यादा तेज प्रेशर में रहता है। ठीक है, उसी चीज को उसी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो देखते हैं, द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज मच ग्रेटर देन इन द कैपिलरीज एल्सवेयर। ग्लोमेरुलस के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है ना ग्लोमेरुलस, उस दिन कल की वीडियो में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था। नेफ्रॉन में जो ये है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में फ्लो करता है। इतना ज्यादा प्रेशर और कहीं नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, द रीजन फॉर दिस ग्रेट प्रेशर इज दैट द एफरेंट दैट इज आउटगोइंग आर्ट्रियोल इज नैरोअर देन द एफरेंट आर्ट्रियोल। क्यों इतने प्रेशर से ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो करता है? क्योंकि आप डायग्राम में अच्छे से देख रहे हैं कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो थोड़ी सी चौड़ी है, जबकि ये और फर्दर ब्रांच होती होती है बाद में एफरेंट आर्ट्रियोल बना रही है जो एफरेंट आर्ट्रियोल से थोड़ी सी नैरो है। मतलब जो आ रही है आर्ट्रियोल एफरेंट वो थोड़ी ब्रॉड होती है, जबकि जो एफरेंट आर्ट्रियोल जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रही है उसका डायमीटर कम हो जाता है, वो नैरो हो जाती है। यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रांच होते होते नैरो एफरेंट आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है, वोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, ये चूंकि इसका आर्ट्रियोल का डायमीटर लगातार घटता चला जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में फ्लो करता है। समझ में आया? देखो क्या रीजन होता है, हाई प्रेशर क्यों रहता है ग्लोमेरुलस के अंदर? क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर जो आर्ट्रियोल एंटर कर रही है वो एफरेंट कहलाती है, जो ग्लोमेरुलस से आर्ट्रियोल बाहर निकल रही है वो इफरेंट कहलाती है। लेकिन जब एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस के बोमस कैप्सूल के अंदर एंटर करती है तो ये बहुत फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और इसका डायमीटर लगातार कम होता चला जाता है। और फिर जब ये रीयूनाइट होके एफरेंट आर्ट्रियोल में करती है तो एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर एफरेंट आर्ट्रियोल से कम होता है, यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल नैरो होती है, जबकि एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रॉड होती है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में बहुत ज्यादा प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। इतना ज्यादा प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है कि इसके अंदर से जो लिक्विड पार्ट है, यानी कि प्लाज्मा हुए या जो छोटे पार्टिकल्स हुए, और तो वो सारी चीजें क्या होती है, फिल्टर होके काय में आ जाती है, ये बोमस कैप्सूल में आ जाती है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे जब जैसे आपने देखा है, जैसे अब हम पनीर जब निकालते हैं और कपड़े से पनीर को छानते हैं तो उसको जब प्रेस करते हैं तो कपड़े के
पोर से जो पानी होता है वो बाहर निकल आता है और अंदर हमारा थिक पनीर रह जाता है ना? इसी तरीके से पनीर बनता है। ठीक उसी तरीके से समझ लो, जब प्रेशर से आप इसको स्क्वीज करते हो, जब ये इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है, तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, उसमें से जो लिक्विड पार्ट है यानी कि प्लाज्मा और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो उसमें से स्क्वीज आउट होके ये बोमस कैप्सूल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड छन के बाहर आ गया है, उसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, राइट? और ये जो इतने प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन हुआ है, उसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको वर्ड टू वर्ड समझो क्या है। द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज मच ग्रेटर देन इन द कैपिलरीज एल्सवेयर। ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, वो कहीं और कैपिलरीज से कहीं ज्यादा प्रेशर में होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में क्या ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज है उसमें ब्लड फ्लो होता है। इसका रीजन ये है, द रीजन फॉर दिस ग्रेट प्रेशर इज दैट द इफ्रेट आर्ट्रियोल इज नैरोर देन द एफ्रेट आर्ट्रियोल। इसका रीजन सिर्फ यही है कि इफ्रेट आर्ट्रियोल जो है वो नैरो होती है एफ्रेट आर्ट्रियोल से, जिसकी वजह से जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस है उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। दिस हाई प्रेशर, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, causes the liquid part of the blood to filter out from the glomerulus into the renal tubule। इतने हाई प्रेशर की वजह से जो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें से जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, वो फिल्टर आउट होके रीनल ट्यूब्यूल यानी कि ये बोमस कैप्सूल है वहां पर आ जाता है। दिस फिल्ट्रेशन अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यही जो फिल्ट्रेशन हो रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर की वजह से, इसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन आती है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें आपको यही लिखना है कि एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रॉड होती है, इफरेंट आर्ट्रियोल नैरो होती है। इसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ग्लोमेरुलस से, उसका लिक्विड पार्ट स्क्वीज आउट होके बोमस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस फिल्ट्रेशन को प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड plasma along with most of its organic and inorganic substances including urea, glucose, amino acid, etc. comes out of the glomerulus and passes into the funnel shaped cavity of the Bowman's capsule। तो इतना इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से, इतने हाई प्रेशर में जो फिल्ट्रेशन होता है उसकी वजह से ब्लड का जितना भी लिक्विड पार्ट है यानी कि प्लाज्मा, और इसके साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड भी ग्लोमेरुलस से फिल्टर आउट होके बाउमन्स कैप्सूल में इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो फ्लूइड रीनल ट्यूब्यूल में एंटर हो रहा है, उसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं ना। ये छन के यहाँ पे आ गया आपके बोमस कैप्सूल में, और फिर ये तुम्हारा रीनल ट्यूब्यूल में एंटर हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें भी आप देखो, जो आपकी ये आपकी रीनल आर्टरी है, ये तुम्हारी एफरेंट आर्टरियोल इसके अंदर हुई, ये ब्रांच होते थे और महीन होती चली गई, और जो एफरेंट आर्टरियोल है उसका डायमीटर और कम हो गया, जिसकी वजह से हम पे प्रेशर डेवलप हो गया, और ब्लड जो इसमें फ्लो कर रहा है उसका जो लिक्विड पार्ट है वो स्क्वीज आउट होके बोमस कैप्सूल में आ गया और रीनल ट्यूब्यूल में एंटर कर गया। जब रीनल ट्यूब्यूल में एंटर कर रहा है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। तो आपको देख भी रहे हो कि जो आपका जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो ब्लड है वो रेड दिखा रहे हैं, जबकि जो तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसको येलोइश उससे डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है और थोड़े से जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, वही फिल्टर आउट होके आए हैं, जबकि जो कार्पसल्स है यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, वो अभी भी यही इसी के अंदर है, ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, नो कंफ्यूजन, राइट? द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें होती हैं, वाटर होता है, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज, और कुछ प्लाज्मा के सॉल्यूट्स होते हैं। The thicker part of the blood left behind in the glomerulus after ultrafiltration, namely the two kinds of corpuscles, proteins and other large molecules are carried forward through the efferent arteriole। तो जो लिक्विड पार्ट है वो तो छन के आपका नीचे आ गया रीनल ट्यूब्यूल में, जिसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हो, लेकिन जो गाढ़ा चीज रह गई यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स ब्लड के वो रह गए, वो आगे बढ़ जाते हैं efferent arteriole की तरफ। ठीक है, तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल से पूरा ब्लड जैसा होता है एज इट इज वैसा आता है, लेकिन एफरेंट आर्ट्रियोल में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका लिक्विड पार्ट है छन के बोमस कैप्सूल में आ जाता है, और फिर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। जबकि जो जो चीज छन के नहीं आ पाई, वो आपकी आगे की तरफ बढ़ जाती है ग्लोमेरुलस में और एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ जाती है।
तो हम कह सकते हैं thus the blood proceeding away from the glomerulus is relatively thick, यानी कि जो ब्लड आपका इफरेंट आर्टरियोल की तरफ आ रहा है वो ज्यादा थिक है, जबकि एफरेंट आर्टरियोल का जो ब्लड है वो थिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी और बाकी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आ गया? इसमें डेफिनेशन पूछ लेंगे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की डेफिनेशन पूछ लेंगे और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डेफिनेशन भी पूछ लेंगे, तो आप इसको लर्न करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जब रीनल आर्टरी एंटर होती है हर एक किडनी में, तो एंटर होने के बाद ये फाइन ब्रांचेस में टूटती चली जाती है। इतनी फाइन ब्रांचेस में टूटती चली जाती है कि फिर आगे चल के ये हर एक नेफ्रॉन के अंदर एफरेंट आर्टरियोल के रूप में एंटर करती है। तो नेफ्रॉन का जो बोमन्स कैप्सूल है उसमें ये एफरेंट आर्टरियोल जब अंदर घुसती है तो और ये फाइन ब्रांचेस में टूटती चली जाती है और ये एक पूरा ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा सा बना लेती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलस बहुत अच्छे से फिट रहता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर। और यही फिर दोबारा ये रीराइट होके कैपिलरीज क्या बना लेती है, इफरेंट आर्टरियोल बना लेती हैं। इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर एफरेंट आर्टरियोल के डायमीटर से कम होता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर में फ्लो करता है। जब ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर में फ्लो करता है ग्लोमेरुलस से, तो उसका नतीजा ये होता है कि ब्लड का जो भी लिक्विड पार्ट है या स्पेशली प्लाज्मा और जो कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे यूरिया, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह, वो फिल्टर आउट होके बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर घुस जाते हैं। इसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। लेकिन जो चीज छन के बाहर नहीं आ पाई, वो जो थिक चीजें हैं यानी कार्पसल्स वगैरह यानी कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, वो आगे ग्लोमेरुलस के दूसरे हिस्से यानी इफरेंट आर्टरियोल की तरफ चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इफरेंट आर्टरियोल में जो ब्लड होता है वो थिक होता है, जबकि एफरेंट आर्टरियोल में जो ब्लड होता है वो थिन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप। अब जब ये चीज अंडर हाई प्रेशर में जब छन के आ गई आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में, तो क्या हो गया कि इसमें ना बहुत सारी अच्छी चीजें भी आ जाती हैं जिसकी बॉडी को जरूरत होती है। उसको बॉडी से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर था, तो खराब चीज तो छन के आ गई, लेकिन अच्छी चीजें भी साथ में छन के आ गई। तो बहुत जरूरी है कि जो अच्छी चीजें छन के आ गई हैं वो दोबारा ब्लड वेसल्स में रीअब्सॉर्ब हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप आता है रीअब्सॉर्प्शन का। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज नॉट यूरिन, है ना? तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आया है वो यूरिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, यूजफुल चीजें भी हैं जिसकी बॉडी को जरूरत है। इट इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लॉट ऑफ यूजेबल मटेरियल इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड सम सॉल्ट सच एज दोज ऑफ सोडियम। इसके जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, इसको यूरिन इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और इसमें कुछ यूजेबल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और सोडियम भी। As the filtrate passes down the tubule, much of the water is reabsorbed together with the usable substance. जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे आपके रीनल ट्यूब्यूल में आगे ट्रेवल करता है, तो जो अच्छी अच्छी चीजें यानी कि वाटर और तुम्हारे ये कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि तुम्हारा सोडियम वगैरह, वो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। आप देख रहे हो इस वाले डायग्राम में जो रेड एरो दिखा रहे हैं बाहर की तरफ, यानी कि ये दोबारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है। और ये रीअब्सॉर्ब होके कहाँ जा रहा है? देखो, तुम पहले वाले डायग्राम में देखो, पूरे नेफ्रॉन के ऊपर पूरी ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है ना? पूरे तरफ पूरी तरीके से कवर है नेफ्रॉन ब्लड वेसल से। तो ये जो चीज रीअब्सॉर्ब हो रही है ना, जो रेड एरो से बाहर की तरफ निकलते दिखा रहे हैं, ये रीअब्सॉर्ब होके कहाँ जा रही है? जो यहाँ इसमें जो जाल बिछा हुआ है ब्लड वेसल्स का, उसके अंदर रीअब्सॉर्ब हो रही है। राइट? क्योंकि इसको ये इंश्योर करना है किडनी को कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकले। राइट? क्योंकि एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो ही बाहर निकलते हैं, तो यूजफुल चीज बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए ये वाला स्टेप होता है जिसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन के स्टेप में क्या होता है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल के आगे वाले हिस्से में पहुंचता है, बहुत सारी अच्छी चीजें जैसे वाटर है, सोडियम है, क्लोराइड आयंस है, ये दोबारा रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। As the filtrate passes down the tubule, much of the water is reabsorbed together with the usable substances. But their reabsorption is only to the extent that the normal concentration of the blood is not disturbed. लेकिन reabsorption होते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका ब्लड का जो concentration है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि आप रीअब्जॉर्प्शन के चक्कर में जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है वो जरूरत से ज्यादा पतला हो जाए, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन रहे और यूजफुल चीजें भी उसमें आ जाए।
right? Certain substances like potassium in the normal course and a large number of foreign chemicals, including drugs like penicillin, are passed into the forming urine in the distal convoluted tubule. ऐसे ये तो ना अच्छी अच्छी चीजें ये absorb होती जाती और फिर ये बाद में जब ये आपका जो फिल्ट्रेट डिस्टल पार्ट में पहुंचता है, पोटेशियम आयंस और कुछ ड्रग्स वगैरह भी जो होते हैं वो ब्लड वेसल से काय में आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, आपके ट्यूब्यूल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि गंदी चीजें बाहर निकालिए, पोटेशियम आयन की जरूरत नहीं है, कुछ ड्रग्स वगैरह हैं, पेनिसिलिन वगैरह है, उसकी जरूरत नहीं है, तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे आपके इस जगह सीक्रेट हो जाते हैं. Thus passage involves the activity of the cell of the tubular wall and hence it is called tubular secretion. तो इस हिस्से में आप देख रहे हो ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट में सीक्रेशन होता है पोटेशियम का और पोटेशियम आयंस का और कुछ ड्रग्स का जैसे पेनिसिलिन वगैरह का. तो इसलिए क्योंकि ट्यूब्यूल में ये सीक्रेशन हो रहा है इसलिए इसको ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं, राइट? है ना? तो देखो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में हुआ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर आपके बाकी हिस्से में यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और लूप ऑफ हेनली में क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन अच्छी चीजों का. और फिर ये ट्रेवल करते करते जब लास्ट के पार्ट में आ जाता है ट्यूब्यूल के यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट में आ जाता है, तो उसमें सीक्रेशन हो जाता है किस चीज का, आपका पोटेशियम आयंस का और कुछ ड्रग्स का जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह का, है ना? और भी जो दो चार चीजें यूरिया वगैरह जो हार्मफुल रह जाता है वो उसका सीक्रेशन हो जाता है, तो इसको हम ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं. तो इस ग्लोमेरुलस में जो हो रहा है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और लूप ऑफ हेनले में जो हो रहा होता है उसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, और लास्ट के पार्ट में जो हो रहा होता है उसको ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं. क्लियर? ठीक है. तो इस तरीके से जो यूरिन जब फाइनली आपकी कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचती है तो फिर वो यूरिन कहलाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बॉडी से बाहर निकालना है. रीअब्जॉर्प्शन करते वक्त बॉडी इस चीज का ध्यान रखती है कि जरूरत से ज्यादा भी रीअब्जॉर्प्शन ना हो जाए कि ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ा जाए, है ना? एक हमको होमोस्टैसिस मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो चीज जितने कॉन्सेंट्रेशन में रिक्वायर्ड होती है उतना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया जाता है. तो जब रीअब्जॉर्प्शन होता है आपका ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले में, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए हम इस एब्जॉर्प्शन को सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, राइट? तो यूरिन फॉर्मेशन की तीन मेन है. ग्लोमेरुलस में जो हो रहा है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहला रहा है, फिर जो ट्यूब्यूल में जो हो रहा है वो रीअब्जॉर्प्शन कहला रहा है, फिर जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट में जो चीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिलेक्टिव ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं. ठीक है ना? ये जो हो रहा है यहाँ पे ट्यूबुलर सीक्रेशन हो रहा है और साथ साथ में रीअब्जॉर्प्शन भी होता चला आता है. फाइनली जो यूरिन बनती है वो किस में जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में जाती है. कलेक्टिंग डक्ट से फिर यहाँ पर लगा होता है आपका पेल्विस, पेल्विस में इकट्ठे होकर वो यूरेटर में जाती है. ठीक है. तो द फिल्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन इज कॉल्ड यूरिन. तो अगर यूरिन पूछा जाए कि यूरिन आखिर क्या है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यूरिन नहीं है. जो लिक्विड बचा आपका रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन के बाद, अब वो आपका यूरिन है, राइट? तो यहाँ पर हुआ ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिर लास्ट पार्ट में ट्यूबुलर सीक्रेशन हुआ, और फिर जो कलेक्टिंग डक्ट में आया है ये है आपका क्या, यूरिन, जो कि किडनी की पैल्विस में जाके इकट्ठी हो रही है. तो क्या एक्टिविटी होती है ये, इसमें ना एमसीक्यूज बन जाते हैं कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, इट रिसीव्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आके इकट्ठा हो जाता है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि जो ट्यूब्यूल का आगे का हिस्सा है उसमें क्या होता है, यहाँ पे अधिकतर पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, साथ साथ में पानी के साथ साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, सोडियम और क्लोराइड आयंस वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. फिर जो लूप ऑफ हेनले यानी कि ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ वाटर का और सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है. फाइनली जब ये चीज ट्रेवल होते होते डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट में पहुंचती है, तो यहाँ पे और भी जो क्लोराइड और कुछ पानी बचा है वो रीअब्सॉर्ब तो हो ही जाएगा, साथ साथ में यहाँ का जो ट्यूब्यूल है वो कुछ चीजें यानी कि ड्रग्स हुआ या पोटेशियम आयंस है या कुछ फॉरेन केमिकल्स है उनको सीक्रेट करके यूरिन के साथ मिला देता है, और फाइनली आपका यूरिन किसमें इकट्ठा हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में. फिर ये सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाके खुलती हैं, आपके जो उसमें किडनी में जो पेल्विस है उसमें खुलती है, पेल्विस से यूरिन यूरेटर में जाती है और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, राइट?
Urine excretion. Final urine passes into the collecting ducts to the pelvis and through the ureter into the urinary bladder by ureteral peristalsis and due to gravity. ठीक है, अब आपका जो pelvis में यूरिन इकट्ठी हुई है वो कहाँ जाती है? वो पेल्विस, ये है हिस्सा पेल्विस कहलाता है ना, ये ब्रॉड पार्ट है, ये पेल्विस में यूरिन इकट्ठी होती है, सारी जितने भी कलेक्टिंग डक्ट्स है वो यूरिन पेल्विस में लाके दे देते हैं। ठीक है, फिर पेल्विस से ये यूरेटर के द्वारा यूरिन आती है और ब्लैडर में भर जाती है। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे ही होगा, यूरिन यूरेटर के द्वारा आएगी और ब्लैडर ब्लैडर में भर जाएगी। तो यूरिन कैसे आती है? एक तो क्या है, नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी की वजह से भी यूरिन नीचे की तरफ आती है, एक कारण वो है। दूसरा क्या है, यूरेटरल पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी कि यहाँ ये जो इसकी जो मसल्स होती है ना, यूरेटर की वॉल की जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से धीरे 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 यूरिन तुम्हारे नीचे की तरफ सरकती जाती है और ब्लैडर में आके फिल होने लगती है। ठीक है, यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथरा। और यूरिनरी ब्लैडर का जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको यूरेथरा कहते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से फिल हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ब्लैडर फुल है, इसको यूरिन पास करनी है। तब उस इम्पल्स में मैसेज आता है कि हाँ ठीक है। तो अब यहाँ की जो मसल्स होती हैं, स्पिंस्टर मसल्स जो यूरेथरा की ओपनिंग में पाई जाती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं और यूरेथरा के थ्रू जो यूरिन है वो बाहर एक्सपेल हो जाती है बॉडी से। ठीक है ना, urine is expelled from the urinary bladder through the urethra by relaxation of the sphincter muscles located at the opening of the urinary bladder into the urethra under impulse from the nervous system. तो नर्वस सिस्टम से इंपल्स मिलने के बाद ब्लैडर से यूरिन यूरेथरा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। देख रहे हैं आप इस डायग्राम में किस तरह से इस यूरिन पास आउट करने के प्रोसेस को ही हम मिक्ट्यूरेशन कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया है। तो मिक्ट्यूरेशन मतलब कुछ नहीं होता है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं व्हाट इज मिक्ट्यूरेशन। तो मिक्ट्यूरेशन कुछ नहीं होता है, पासिंग आउट ऑफ यूरिन इज मिक्ट्यूरेशन। जो आप यूरिन पास करते हो, बॉडी से बाहर निकालते हो, उसको मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। इसके बारे में वो पूछ लेते हैं। तो यूरिन एक्सक्रीशन कैसे होता है, जितनी भी यूरिन बनी किडनी में वो आपकी पेल्विस में इकट्ठी हुई, फिर यूरेटर के द्वारा वो आ जाती है ब्लैडर में। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है और उसके हिसाब से ब्रेन फिर मैसेज देती है स्पिंस्टर मसल्स को और वो रिलैक्स हो जाती है और जिसकी वजह से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर यूरिन निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। All these functions involved in urine formation requires energy. अच्छा, अब यूरिन बन रही है, ऑब्वियसली बात है भाई, इसमें एनर्जी तो स्पेंड हो ही रही है। Hence, the oxygen demand of the kidney is 6 to times higher than what is required by muscles. तो किडनी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, 6 to 7 टाइम्स ज्यादा किडनी को जरूरत होती है ऑक्सीजन की बजाय के हमारी मसल्स के। इसलिए क्या होता है कि जो किडनी है जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है या यूरिन फॉर्मेशन करती है तो काफी सारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी जो कि करीब 6 to 7 टाइम्स हायर होती है मसल्स की रिक्वायरमेंट से। राइट, तो ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए हम एक्सक्रीशन को भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, बिकॉज एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन, यूरिन क्या ऐसी होती है, कलर कैसा होता है यूरिन का, क्लियर येलो होता है। राइट, क्लियर येलो उसका कलर होता है। और क्यों होता है यूरिन का कलर येलो, क्योंकि इसमें एक यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर लाइट येलो होता है या पेल येलो। देखो जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से, ये वाला जो है ना, ये वाला लाइट येलो, इस तरीके से आपका यूरिन का कलर होता है। कलर वेरीज विद द डाइट, लेकिन अगर आपने डाइट कुछ ऊपर नीचे लिए तो थोड़ा बहुत कलर में फर्क आ जाता है। जैसे कभी कभी हम बीट रूट खा लेते हैं तो हल्की सी पिंकिश यूरिन होती है ना, या हमने कुछ ऐसी चीज खाई है जो ज्यादा येलो तो हल्का कभी कभी डार्क भी होती है। या हमने पानी कम पिया है तभी हमको डार्क येलो, यानी कि जो सेकंड टाइप की जो कलर दिख रहा है बॉटल में, इस तरह की यूरिन भी होती है। तो वैसे जो यूरिन का कलर होता है वो लाइट येलो होता है, क्लियर येलो होता है, और ये किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम नामक पिगमेंट की वजह से। ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी में भी एमसीक्यू बन सकता है, तो ये हर एक वर्ड याद रखना ना। आप एक डे में कितना यूरिन पास करते हो, ये 1 से 1.5 लीटर, लेकिन वेरी कर सकती है। अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया तो 1.5 लीटर से ज्यादा यूरिन भी बन सकती है। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा कम पानी पिया है तो 1 लीटर से कम भी यूरिन बन सकती है। लेकिन जनरली आपकी जो यूरिन होती है पर डे 1 to 1.5 लीटर के लगभग बनती है। जो पीएच होता है यूरिन का वो 5 to 8 होता है, यानी कि जो यूरिन होती है हल्की सी एसिडिक होती है ना। एसिडिक कौन से होते हैं, एसिडिक वो सोल्यूशन होते हैं जिनका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है। तो यूरिन का जो पीएच वैल्यू है वो 5 to 8 के बीच में वैरी करता है, यानी 6, तो स्लाइटली एसिडिक होती है।
आप ज्यादा प्रोटीन डाइट लेते हो तो यूरिन और ज्यादा एसिडिक हो जाती है, जबकि आप अगर वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हो तो आपकी यूरिन एल्कलाइन रहती है। तो जब आपको ऐसा लगता है कि यूरिन जलन हो रही है यानी एसिडिक नेचर यूरिन का बढ़ रहा है, तब आप एल्कलाइन कुछ चीज लेते हो ना, जैसे लौकी का जूस पी लिया या वेजिटेबल जूस पी लिया, तो एल्कलाइन हो जाती है यूरिन, जिसकी वजह से वो जलन जैसा जो सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होता है वो कम हो जाता है। या पानी आपने ज्यादा पी लिया तो भी उसकी जो एसिडिक नेचर होता है यूरिन का वो कम हो जाता है और वो बर्निंग सेंसेशन को कम कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीएच की जो यूरिन का जो पीएच होता है वो 5 to 8 होता है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है। ज्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं तो यूरिन और एसिडिक हो जाती है, और अगर हम वेजिटेबल डाइट लेते हैं तो यूरिन एल्कलाइन हो जाती है। ओडर क्या होता है, अगर आपने यूरिन पास की और उसमें पानी नहीं डाला तो यूरिन से एक स्ट्रॉन्ग अमोनिया स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया इसमें लग जाते हैं और इसकी नहीं तो एक हल्की सी बदबू होती है। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो और आपने पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में पिया है तो बहुत ज्यादा बदबू नहीं आती है। लेकिन अगर आपको कोई इन्फेक्शन है और तो कभी-कभी अमोनिया जैसी स्मेल इसमें आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इसकी? 1.003 टू 1.035। डॉक्टर जो होते हैं, कभी आप बीमार होते हैं तो आपका वो यूरिन टेस्ट कराते हैं, है ना? वो देखते हैं यूरिन की, ये अलग-अलग कलर के यूरिन होते हैं। इससे काफी हद तक वो ये पहचान जाते हैं कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो यूरिन होती है वो क्लियर येलो अगर आपको हो रही है, इसका मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूरिन का कलर बदल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम डॉक्टर यूरिन टेस्ट करके उसको पता कर लेता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखना, इसमें एमसीक्यू बन जाएगा। वो पीएच लेवल पूछ सकते हैं कि क्या पीएच होता है, यूरिन एसिडिक होती है कि अल्कलाइन? तो यूरिन एसिडिक होती है ना? यूरिन का येलो कलर क्यों होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का येलो कलर होता है। स्मेल कैसी आती है यूरिन में से? अमोनिया जैसी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियल अटैक हो जाता है जिसकी वजह से। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन की में क्या चीज पाई जाती है? यूरिन किस चीज से बनी होती है? यूरिन में करीब 95% तो वाटर ही होता है ना? और बाकी का जो 5% होता है वो सॉलिड वेस्ट होता है, जो कि इस वाटर में डिसॉल्व रहता है। राइट? 5% सॉलिड वेस्ट रहता है जो डिसॉल्व रहता है 95% वाटर में। तो यूरिन है 95% वाटर ही होती है। सॉलिड वेस्ट 5% से ज्यादा या कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का खाना आपने खाया है ना? जनरली देखा जाए तो ग्राम पर लीटर में यूरिया की मात्रा क्या होती है यूरिन में? 2.3 ग्राम पर लीटर। क्रिएटिनिन 1.5 ग्राम पर लीटर। यूरिक एसिड 0.7 ग्राम पर लीटर, और बाकी चीजें 2.6। सोडियम क्लोराइड यानी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड करीब 9.0 ग्राम पर लीटर होता है। पोटेशियम क्लोराइड 2.5 होता है। अमोनिया तुम्हारा 0.6 और अदर्स चीजें 2.5 होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यूरिन के। मतलब यूरिन में 95% वाटर है और 5% सॉलिड वेस्ट है। उसमें से ऑर्गेनिक सॉल्ट हो जाएंगे और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपका यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और अदर चीजें हो जाएंगी, और इनऑर्गेनिक में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया और बाकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। बिसाइड द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन में पास आउट सर्टेन हार्मोन्स, इनके अलावा कुछ हार्मोन्स भी कभी कभी यूरिन में निकलते हैं। अगर हम कुछ मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं या हमने ज्यादा एंटीबायोटिक्स या एक्सेस विटामिन लिए तो ये भी यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आप देखते हो जो जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट जब होता है तो वो यूरिन का ही टेस्ट करते हैं यूरिन में, क्योंकि वो हार्मोन आ जाता है जिससे ये पता चल जाता है कि कोई विमेन प्रेग्नेंट है कि नहीं, है ना? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यूरिन में कुछ हार्मोन्स भी पास आउट होके निकल जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि क्या चीज है। अच्छा, अगर आपको यूरिन में कुछ एबनॉर्मल चीज दिख रही है, यानी कि आपको कोई बीमारी है, कभी कभी यूरिन में आपको ब्लड सेल्स दिखते हैं, यानी कि रेड कलर की यूरिन होती है इससे आपको लगता है ब्लड आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? हीमेट्यूरिया कहलाती है। हीमेट्यूरिया कहलाती है, यानी कि ब्लड, आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है। ये ब्लड क्यों पास होता है? या तो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, या किडनी स्टोन हो गया, या ट्यूमर है, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। जो डायबिटीज जिसको होती है उनके यूरिन में कभी कभी ग्लूकोज निकलता है। मतलब अगर वो टॉयलेट करें और पानी नहीं डालते हैं तो उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने टॉयलेट करी होती है वहां पे चींटियां लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज निकलता है, जिसकी वजह से चींटियां लग जाती हैं, है ना? तो जब एक्सेस ग्लूकोज अगर पास होता है यूरिन में तो वो ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। और कौन से पेशेंट्स में देखने को मिलती है? जिन पेशेंट्स को डायबिटीज मेलिटस होता है, मतलब जिनकी शुगर बढ़ी हुई होती है। कभी कभी यूरिन में एल्ब्यूमिन भी निकलता है, जब जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है या जिनका बाउमन्स कैप्सूल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है,
और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उनके यूरिन में कभी-कभी एल्ब्यूमिन भी देखने को मिलता है। वो तो जब यूरिन टेस्ट होता है तो उसमें ये चीजें आ जाती हैं कि ब्लड सेल्स दिख रहे हैं कि नहीं, कि ग्लूकोज दिख रहा है कि नहीं, एल्ब्यूमिन है कि बाइल पिगमेंट्स हैं कि नहीं। तो ये सारी एब्नॉर्मल कंडीशन है। अगर ब्लड सेल्स दिख रहे हैं या ग्लूकोज दिख रहा है या एल्ब्यूमिन दिख रहा है या बाइल पिगमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, जिनको एनीमिया होता है या हेपेटाइटिस होता है यानी कि जॉन्डिस वगैरह होता है या लिवर साइरोसिस होता है, लिवर की बीमारी होती है, उनकी यूरिन में बाइल की पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होती है या बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिससे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। राइट। तो यूरिन में बेसिकली क्या होता है, 95% पानी होता है और 5% सॉलिड वेस्ट होता है। वो सॉलिड वेस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट दोनों हो सकता है। साथ में कुछ हार्मोन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ अबनॉर्मल चीज यूरिन में देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लड देखने को मिलता है या ग्लूकोज देखने को मिलता है या एल्बुमिन देखने को मिलता है या बाइल पिगमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे में यूरिन टेस्ट करा के हम ये चीज में नतीजे पहुंच सकते हैं कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है। टेस्ट ऑफ यूरिन सुनने में बड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन जब बहुत पुराने टाइम में और बाकी टेक्निक्स नहीं थी तो वहाँ डॉक्टर्स टेस्ट करके बता देते थे कि आपको डायबिटीज है कि नहीं, या आपको क्या बीमारी है ना। सुनने में ऑड है लेकिन ये चीज हुई होगी। वैसे देखा जाए तो यूरिन जो होता है वो सॉल्टिश है, क्योंकि हमने देखा था कि यूरिन में ना इनऑर्गेनिक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है। तो वो दोनों ही सॉल्ट है, तो इसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टिश होता है। लेकिन जब ये स्वीटिश है, यानी कि सपोज करो कि टॉयलेट कर रहे हो और चींटियां लग रही हैं, यानी कि आपकी जो यूरिन है वो स्वीट है, तो ये कब होती है, जब आपको डायबिटीज मेलिटस होता है, यानी कि आपको आपकी ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है। जो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जिसको डायबिटीज मेलिटस होता है, उसकी जो यूरिन होती है वो स्वीटिश होती है। वरना नॉर्मल कंडीशन में जो यूरिन होती है वो सॉल्टिश होती है। यूरिन कंटेनिंग द शुगर ग्लूकोज एंड एंड्स गैदर टू लिक द यूरिन ऑफ अ डायबिटिक पर्सन। इसलिए जब भी डायबिटिक पर्सन अगर यूरिन पास करके आया है और उसने पानी नहीं डाला है तो उस एरिया में चींटियां लग जाती हैं, क्योंकि उसकी जो यूरिन होती है वो स्वीटिश होती है। अगर यूरिन टेस्टलेस है, यानी कि ना सॉल्टिश है ना स्वीटिश है, इसका मतलब आपको एक बीमारी है जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्योंकि इस केस में आपके ब्लड में शुगर लेवल काफी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट में एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं है। तो डायबिटीज इंसिपिडस वह तब होता है जब ब्लड में शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है। और इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। तो यूरिन का टेस्ट या तो सॉल्टिश हो सकता है, जो कि नॉर्मल है, स्वीटिश हो सकता है जब आपको डायबिटीज मेलिटस है, और टेस्टलेस हो सकता है जब आपको डायबिटीज इंसिपिडस है। तो तीनों टेस्ट का अलग अलग इंडिकेशन है। सॉल्टिश है मतलब सब चीज बराबर है। राइट। रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, कितना यूरिन पास करते हैं। कभी कभी आप देखते हो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, और कभी कभी देखते हो कि आप सुबह गए और फिर सीधे शाम को जाते हो। जैसे गर्मियों में कब टॉयलेट आती है जबकि हम अगर ठंड में या बारिश के मौसम में हमें हर एक घंटे में ऐसा लगता है कि वॉशरूम जाना है। तो वो क्या चीज है जो कि यूरिन की आउटपुट को रेगुलेट करती है। तो हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वो यूरिन आउटपुट के रेगुलेशन में हेल्प करता है। साथ में डायूरेसिस भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को बढ़ाता है। आपने जैसे ज्यादा डायूरेटिक सब्सटेंस खाए, डायूरेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे टी कॉफी ज्यादा आपने ली, या ज्यादा आपने पानी पिया, या ज्यादा आपने ड्रिंक्स पिए, जैसे कि शेक्स वगैरह, शरबत वगैरह या अल्कोहल वगैरह, तो आपको ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि ये यूरिन का प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, ज्यादा यूरिन बनती है, तो आपको बार बार जाना पड़ता है। Concentration of the urine by water reabsorption is controlled by antidiuretic hormone ADH secreted by the posterior lobe of the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कंट्रोल करता है कि कितना वाटर को रीएब्सॉर्ब करना है। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो यूरिन ज्यादा बढ़ जाती है, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। देखो याद रखो, अगर एडीएच का सीक्रेशन घटता है तो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अपोजिट चलते हैं, अगर एडीएच कम सीक्रेट होगा तो आपको ज्यादा यूरिन बनेगी, और इस कंडीशन को हम डायूरेसिस कहते हैं, है ना। कुछ सब्सटेंस है जिसके खाने से भी हमको यूरिन ज्यादा लगती है, उन सब्सटेंसेस को हम डायूरेटिक्स कहते हैं। जैसे कि आपने ज्यादा लिक्विड डाइट ली है, ज्यादा आपने पतली पतली चीजें खाई है, सूप पिया है, कॉफी पी है, चाय पी है, शरबत पिया है, अल्कोहल पिया है, तो भी आपको ज्यादा यूरिन पास होती है। तो ये सारे सब्सटेंस डायूरेटिक्स कहलाते हैं, जो कि यूरिन ज्यादा बनाते हैं।
गाउट और किडनी स्टोन्स क्या होता है, आपने देखा है जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, इसके अंगूठे में यहाँ पे स्वेलिंग है, गांठ सी बन गई है ना, इसको गाउट कहते हैं। ये देखो, इसको अंदर से देखोगे तो इस तरह से गांठ दिखती है। किडनी स्टोन से जानते हो, किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये स्टोन कहाँ से आते हैं, कोई हमने खाए थोड़ी ना होते हैं, फिर ये स्टोन्स हमारी किडनी में कहाँ से आ जाते हैं। क्या होता है, यूरिक एसिड इज रिलेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम घुलता है यूरिक एसिड, और ये क्रिस्टलाइज होके क्या हो जाता है, कभी कभी हमारी ज्वाइंट्स में इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। अगर ज्वाइंट्स में जाके ये यूरिक एसिड जाके जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो ये गांठ का रूप ले लेता है, जिसको हम कहते हैं गाउट। और यही अगर यूरिक एसिड, जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट अगर आपकी किडनी में जाके अगर डिपॉजिट हो गए, जैसे इस वाले डायग्राम में देख रहे हो, किडनी के अंदर डिपॉजिट हो गए, तो यही क्या कहलाते हैं, किडनी स्टोन्स। तो किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट्स के, जो कि आपके किडनी के अंदर जाके स्टोर हो गए हैं। क्यों, क्योंकि पानी में डिजोल्व नहीं हुए, और तो वही फंस गए, जहां फंस गए वो वहीं जाके जम गए तो पत्थर का रूप ले लिया, इसलिए इसको किडनी स्टोन्स कहते हैं। When the kidneys are not working fully normally, तब ये किडनी स्टोन्स बनता है। इसलिए कहते हैं हमको सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना चाहिए, ताकि आपका यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट जैसी चीजें अच्छे से डिजोल्व हो जाएं। अगर ये डिजोल्व नहीं होती हैं, तो इसी तरीके से ज्वाइंट्स में जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं, या किडनी में जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गाउट की या किडनी स्टोन्स की शिकायत हो जाती है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है ऑस्मो रेगुलेशन, इसके बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। The kidney, while removing waste like urea from the blood, also regulates its composition, that is the percentage of water and salts. जब किडनी वेस्ट रिमूव कर रही होती है, जैसे यूरिया वगैरह रिमूव कर रही होती है ब्लड से, तो उसका पानी का और सॉल्ट का परसेंटेज भी वो रेगुलेट करती है ना, कि कितना पानी बाहर निकलना है, कितना सॉल्ट। कभी देखते हो कि आप ज्यादा जो कभी यूरिन कभी कभी थिक होती है और कभी कभी थिन होती है, तो वो ये किडनी डिसाइड करती है कितना पानी कब बाहर निकालना है। इस फंक्शन को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, है ना, मतलब रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। अभी हमने जब हम पढ़ा रहे थे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तभी मैंने बताया था कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि उसको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो मेंटेन रहे, ना वो ज्यादा पतला हो जाए, ना वो ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा हो जाए। तो इसी चीज को मेंटेन करता है किडनी, और इसी चीज को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सही रहे, उस हिसाब से किडनी डिसाइड करता है कि कितना वाटर और कितना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना है, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। द किडनी व्हाइल रिमूविंग वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड आल्सो रेगुलेट्स इट्स composition, that is the percentage of water and salts. This function is called osmoregulation. It implies that the regulation of osmotic pressure of the blood. ड्रिंकिंग इनफ वाटर डायरेक्टली और थ्रू फूड हेल्प्स द किडनी इन द प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर आपने सफिशिएंट अमाउंट में पानी लिया है खाने के साथ, या अलग से पानी आपने पिया है, तो आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी। अगर आप कम पानी पीते हो, तो आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट्स होता है जिस कंट्री में, जैसे कि हमारी इंडिया में ट्रॉपिकल यानी बहुत गर्मी पड़ती है, हम समर से बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो भी हम उतनी ज्यादा यूरिन पास नहीं करते हैं। हम विंटर में कम पानी पीते हैं, तो भी हम ज्यादा यूरिन पास करते हैं। और समर में जो हम यूरिन पास करते हैं वो थिक होती है। तो ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली समर में क्या होता है, हम पानी ज्यादा तो पीते हैं, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा पानी पसीने के रूप में यानी पर्सिपिरेशन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से जो किडनी होती है ना, उसको बॉडी ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहे, इसलिए उसको ना ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब करना पड़ता है, और जिसकी वजह से जो यूरिन पास हम करते हैं वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है ना। जब अगर हमको ये कॉलरा हो जाता है, कॉलरा का हिंदी में हैजा बोलते हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, जब वो डर्टी फूड या डर्टी वाटर पी लेते हैं, तो उनको कॉलरा यानी कि हैजा हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा उल्टियां लगती हैं और बहुत ज्यादा दस्त होते हैं, वाटरी बॉल्स मतलब पानी ऐसा पॉटी होती है ना, इसको दस्त बोलते हैं। तो कॉलरा में बहुत ज्यादा वॉमिट और वाटरी बॉल्स होते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। His intestines are unable to absorb water into the blood. Actually क्या होता है, इंटेस्टाइन जब कॉलरा होता है तो इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ब्लड से। इसकी वजह से क्या होता है, किडनी को आज ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जब ये पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो साथ साथ में ये यूरिया भी एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, किडनी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी में यूरिया का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। यूरिया की क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा किडनी में बॉडी में बढ़ जाती है, तो यूरीमिया यूरीमिया कंडीशन हो जाती है। पूछ लेंगे यूरीमिया क्या होता है। यूरीमिया मतलब जब हमारी बॉडी में हाई क्वांटिटीज में यूरिया डिपॉजिट हो जाता है, या
कलेक्ट हो जाता है। और ये कब होता है? जब आपको कॉलरा होता है और बहुत ज्यादा आपको उल्टी दस्त हो रहे होते हैं, तो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसकी वजह से किडनी जरूरत से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेती है और साथ में यूरिया भी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिया पॉइजनस होती है। अगर इसको सही से अगर आप या तो हम उतना ही पानी उसको पिलाते जाएं पेशेंट को जितना बार वो उल्टी दस्त कर रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाता है? डेथ भी हो सकती है इस यूरिया के एक्यूमुलेशन की वजह से। इसलिए जब भी वॉमिट और उल्टी दस्त एक साथ होता है तो ओआरएस दिया जाता है, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है मुंह से, या फिर ड्रिप चढ़ती है, ग्लूकोज सलाइन की ड्रिप चढ़ती है ना, ताकि क्या है कि वाटर का जो लेवल है वो प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए। नहीं तो क्या हो जाएगा? यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड में, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, तो किडनी क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, मतलब यूरिन में कितना पानी बाहर निकालना है वो ये देखती है, ताकि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर बना रहे। तो अगर देखा जाए तो वाटर बैलेंस इन द बॉडी, द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स नियरली 40 लीटर्स ऑफ विच फॉर्म 60% ऑफ द बॉडी वेट। हमारे शरीर के अंदर करीब 40 लीटर पानी होता है, जिसमें 60% तो बॉडी वेट, मतलब कहते हैं ना कि अधिकतर आपका बॉडी वेट वाटर की वजह से होता है। एवरेज डेली लॉस या गेन ऑफ वाटर कितना होता है ह्यूमन मेल में? अगर उसमें लॉस यूरिन के रूप में आप 1500 ml यानी 60% पानी लॉस करते हो, स्वेट के रूप में स्किन के द्वारा 20% लूज करते हो, ब्रेथ में लंग्स के द्वारा 16% लूज करते हो, और फीसेस पॉटी के द्वारा 4% आपका पानी लॉस होता है। एमएल में देखा जाए तो करीब आप 2500 पानी को लूज करते हो। जबकि आप पानी कितना पीते हो? आपने पानी पिया या दूध पिया या किसी भी प्रकार का चाय कॉफी वगैरह पिया, तो बेवरेजेस में आप करीब 60% पानी लेते हो। फूड के द्वारा आप 25% पानी लेते हो और मेटाबॉलिक वाटर को आप 12% लेते हो, तो आप लेते भी कितना हो? 2500 ml। द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ वाटर वुड स्लाइटली वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल ऑफ पर्सन। तो जितना आप निकाल रहे हो उतना ही आप ले रहे हो। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से या आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। हो सकता है आपको ज्यादा पानी पीना ना पसंद हो, है ना, तो फिर आपका इनटेक कम हो जाएगा, जबकि आपका जो बाहर निकल रहा है पानी वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये रफ एक आइडिया उन्होंने दिया है। कभी कभी आपने देखा है कुछ पेशेंट्स होते हैं इसमें किडनी खराब हो जाती है, या कभी कभी किसी किसी पर्सन में एक ही किडनी पाई जाती है। तो अगर एक किडनी पाई जाती है तो आप वो अच्छे से नॉर्मली फंक्शन कर सकती है, लेकिन अगर दोनों किडनी अगर फेल हो गई, दोनों किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो डॉक्टर को आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, जैसे कहते सुना है ना, डायलिसिस हो रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी से डायलिसिस किया जाता है। क्या होता है वो? इफ वन किडनी इज डैमेज और रिमूव फॉर सम रीजन, द अदर किडनी अलोन इज सफिशिएंट फॉर एक्सक्रीटरी नीड्स एंड द पर्सन कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। अगर किसी के शरीर में एक ही किडनी है या एक किडनी खराब हो गई है किसी कारण से, तब भी वो पर्सन नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, क्योंकि एक किडनी सफिशिएंट होती है आपका यूरिन फॉर्मेशन के लिए और एक्सक्रीटरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो आराम से वो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर दोनों किडनी फेल हो जाएंगी तो डेथ हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा, तो यूरिया का अमाउंट बढ़ जाएगा शरीर के अंदर, तो जिससे डेथ हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल किडनी इज अ डायलिसिस मशीन। तो एक्चुअली आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? एक डायलिसिस की मशीन होती है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। द पेशेंट्स ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी इन हिज आर्म। आर्म के अंदर जो रेडियल आर्टरी होती है, देखो आर्म के अंदर जो रेडियल आर्टरी होती है, द पेशेंट ब्लड इज लेड, इसमें से ब्लड निकाला जाता है। द पेशेंट्स ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, याद रखो रेडियल आर्टरी जो कि आर्म में होती है। Through the machine where the urea and excess salts are removed and the purified blood is returned to the vein in the same arm। क्या होता है? रेडियल आर्टरी से जो ब्लड होता है वो निकाला जाता है और उसमें से फिर उसको डायलिसिस की मशीन में डाला जाता है, जिसमें से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और यूरिया वगैरह निकाला जाता है। फिर प्यूरिफाइड ब्लड आपका वेन के द्वारा उसी हाथ की वेन के द्वारा दोबारा शरीर में डाला जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को करने में करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं, और इसी को हम डायलिसिस कहते हैं। मतलब आपकी रेडियल आर्टरी से गंदा खून निकाल रहे हो, डायलिसिस की मशीन में डाल रहे हो, फिर डायलिसिस की मशीन से उस खून को साफ कर रहे हो, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे किडनी निकालती है वैसे आप डायलिसिस की मशीन उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, फिर साफ खून आप वेन के द्वारा दोबारा पेशेंट को चढ़ा देते हो। तो इसको इस तरीके से आप पूरा ब्लड को फिल्टर करते हो, इसको हम डायलिसिस कहते हैं। In case of permanent damage to the kidneys, dialysis is to be repeated for about 12 hours twice a week। अगर पूरी तरीके से किडनी डैमेज हो गई है तो डायलिसिस करीब 12 घंटे ट्वाइस अ वीक करना पड़ता है, राइट। तो ये आर्टिफिशियल किडनी है। तो
इस टॉपिक में इतना ही। ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में है, इसको बार बार देखना अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसी पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है, डिटेल क्वेश्चन आता है, बहुत सारे इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।